लेडी डॉक्टर आमना का तीसरा ऑपरेशन भी कामयाब रहा। पहले दो ऑपरेशनों में मुराद के घुटनों की रेजा रेजा होने वाली हड्डियां मजबूती से जुड़ गई थीं, लेकिन उसके दोनों पैर सीधे रहते थे। वो घुटने मोड़ नहीं सकता था। वो पुलिस अस्पताल में पुलिस वालों की हिरासत में जेरे इलाज था। इंटेलिजेंस वाले खुफिया तौर पर उसकी निगरानी कर रहे थे। वो अब उसे जेल में पहुंचाकर मुकदमा चलाकर उसे सजाए मौत दिलाना चाहते थे, लेकिन डॉक्टर आमना ने कहा जब तक मुराद उसके जेरे इलाज है तब तक उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल और उसके मातहत जमशेद ने कहा इसका इलाज हो चुका है, घुटने की हड्डियां जुड़ गई हैं, अब इसे अदालत में पेश किया जा सकता है। आमना ने कहा हड्डियां जुड़ गई हैं लेकिन इसके घुटने मुड़ नहीं सकते, उसके दोनों पैर बिल्कुल सीधे रहते हैं। मैं एक और ऑपरेशन करके उसके घुटनों को मोड़ने के काबिल बना दूंगी। मेडिकल लॉ के मुताबिक किसी बीमार और जेरे इलाज रहने वाले मुजरिम पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, इसलिए पुलिस और इंटेलिजेंस वाले तीसरे ऑपरेशन का इंतजार करते रहे। तीसरा ऑपरेशन कामयाब हुआ और डॉक्टर आमना ने कहा कि अब मुराद अपने घुटने मोड़ सकेगा, लेकिन ऑपरेशन का जख्म मुंदमिल होने और चलने फिरने उठने बैठने का तिब्बी मुआयना करने के बाद इसे पुलिस वाले ले जा सकेंगे। कानून के मुहाफिजों को अंदेशा था कि मुराद भी अपने साथी ताबानी की तरह अस्पताल से फरार हो सकता है। डॉक्टर आमना को सर्जरी के सिलसिले में आलमी शोहरत हासिल थी। शोहरत के साथ ये बदनामी भी थी कि वो जख्मी और मौत से लड़ने वाले बदनामे जमाना मुजरिमों का भी खुफिया तौर पर ऑपरेशन करके उन्हें नई जिंदगी देती है, उन्हें अपाहिज होने से बचा लेती है। आमना के इस अमल पर कानूनी तौर पर एतराज नहीं किया जा सकता था, क्योंकि डॉक्टर अपने पेशे के मुताबिक इंसानी जानें बचाते हैं, खा वो इंसान अच्छा हो या बुरा हो, मासूम हो या कातिल हो। इलाज के बाद किसी मुजरिम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इलाज के दौरान में मुजरिम डॉक्टर की पनाह में रहता है। मुराद का साथी ताबानी अस्पताल से बड़े ड्रामाई अंदाज में फरार हुआ था और अब तक कानून की गिरफ्त में नहीं आया था। जमशेद और तमाम अफसरान यकीन से कहते थे कि डॉक्टर आमना ने ताबानी को फरार होने के सिलसिले में सहूलतें फराहम की थीं। अगरचे ये सबूत नहीं था कि डॉक्टर आमना ने ऐसा किया है, लेकिन उसने एक बार कहा था कि ताबानी माँ बनने वाला है। अगर वो जचकी के मरहले से गुजरने तक उसके जेरे इलाज आएगा तो वो जच्चा और बच्चा के तिब्बी तौर पर बखैरियत होने तक ताबानी को पुलिस कस्टडी में नहीं जाने देगी। दूसरी तरफ आमना इंसानियत के नाते मुराद के अंदर ये जज्बा पैदा कर चुकी थी कि वो अपने होने वाले बच्चे की खातिर दहशतगर्दी से बाज आ जाएगा और जिस पाकिस्तान में तखरीबकारी के लिए भारत से आया था उसी पाकिस्तान की हिफाजत और बका के लिए जंग लड़ेगा और अपने बच्चे को भी मुहिब्बे वतन बनाएगा। आमना ने ताबानी को भी उसके जराइम का एहसास दिलाने के लिए पूछा, तुम सजाए मौत पाकर अपने बच्चे को लावारिस बनाओगे या एक फर्ज शनास माँ की तरह अपने बच्चे को अच्छा और अजीम इंसान बनाओगे? ताबानी दुनिया वालों के सामने खुद को औरत तस्लीम नहीं करता था, लेकिन उसके अंदर की ममता ने कहा कि उसे जराइम से पाक जिंदगी गुजारने का मौका मिलेगा तो वो मुराद के साथ एक पुरअमन जिंदगी गुजारेगा और अपने बच्चे को कभी मुजरिम नहीं बनाएगा। आमना ने दोनों के वादों और कस्मों पर यकीन करके अपने मुंह बोले भाई अंडरग्राउंड माफिया के गॉडफादर हाशिम से कहा था कि किसी तरह भी मुराद और ताबानी को कानून की गिरफ्त से निकालकर उन्हें एक अच्छी और कारामद जिंदगी गुजारने का मौका दो। बेशक मुराद और ताबानी ने पिछले दिनों दहशतगर्दी के जरिए दर्जनों मासूम और बेगुनाहों की जानें ली थी। वो जानें वापस नहीं मिल सकती थी, लेकिन जान लेने वाले सिरात मुस्तकीम पर आ जाते हैं तो आइंदा आजमाइशी मराहिल में दर्जनों इंसानों की जानें बचा सकते थे, तवक्को से ज्यादा कारनामे अंजाम दे सकते थे। गॉडफादर हाशिम ने अपनी बाजी आमना के हुक्म की तामील की, उसे बड़े ही ड्रामाई अंदाज में एक अस्पताल से फरार होने का मौका दिया। अब आमना ने हाशिम को बताया था कि तीसरा ऑपरेशन भी कामयाब रहा है। 2 हफ्तों में मुराद घुटने मोड़ कर बैठने और चलने फिरने लगेगा, लेकिन 2 हफ्तों से पहले ही किसी भी तरह उसे अस्पताल से निकालकर किसी महफूज जगह पहुंचा दो। हाशिम ने कहा मैं आपकी मर्जी के मुताबिक मुराद को भी गिरफ्तार होने और सजाए मौत पाने से बचाऊंगा, लेकिन बार बार एक तरीकाकार काम नहीं आता। मैंने ताबानी को अस्पताल से फरार करवाया था, लिहाजा मुराद को अस्पताल से निकालना दानिशमंदी नहीं होगी। इस बार पुलिस और इंटेलिजेंस वालों ने पता नहीं कैसे कैसे खुफिया इंतजामात किए होंगे। आप मुराद को अस्पताल से जेल जाने दें, हम उसे जेल से निकाल लाएंगे। पुलिस और इंटेलिजेंस वालों ने वाकई इस बार बड़े सख्त इक़दामात किए थे।
मुराद के कमरे में माइक और वीडियो कैमरे लगाए थे। उसके पास दानिस्ता एक टेलीफोन रखा गया था जिस पर होने वाली गुफ्तगू खुफिया तौर पर रिकॉर्ड की जाती थी। आमना ने तहरीरी तौर पर उसे इजाजत दे दी थी कि आज से 2 दिन के बाद तीसरे दिन सुबह उसे पुलिस कस्टडी में ले जाया जा सकेगा। जमशेद ने अपने डायरेक्टर जनरल से कहा, सर मुझे लेडी सर्जन आमना खातून पर भरोसा नहीं है। मेरी छठी हिस्स कह रही है कि इस डॉक्टर आमना की पूजा करने वाले अंडरग्राउंड माफिया और बदनाम जमाना मुजरिम वगैरह इस गाड़ी पर जरूर हमला करेंगे जिसमें हम मुराद को ले जाएंगे। डायरेक्टर जनरल ने कहा, मुझे भी शुबा है कि कुछ जरूर होगा, लेकिन मुराद को ले जाने वाली गाड़ी पर हमला नहीं होगा। पूरी पुलिस फोर्स अस्पताल से सेंट्रल जेल तक चाको चौबंद रहेगी। अस्पताल में जमीन से लेकर छत तक पहरा है। परसों सुबह अस्पताल में मरीजों की अयादत करने वालों को नहीं आने दिया जाएगा। किसी इमरजेंसी में कोई एम्बुलेंस आएगी तो उसे पूरी तरह चेक करने के बावजूद एम्बुलेंस में लाए जाने वाले मरीज के साथ अस्पताल के अंदर भी मुसल्ला सिपाही साथ जाएंगे। अस्पताल से कोई चीज न बाहर जाएगी और न अंदर आएगी। ताबानी अगर खुद को औरत नहीं कहता था, लेकिन मुराद के करीब रहकर उसे रिहाई दिलाने की खातिर उसने औरत का लिबास पहन लिया था। लंबे बालों वाली विग सर पर रख ली थी। चेहरे पर मेकअप के जरिए आर्जी तब्दीली की थी। गॉडफादर हाशिम के एक मातहत के साथ लाहौर की एक कोठी में आकर रहने लगी थी। किसी को उस पर शुबा नहीं हुआ था। उस इलाके के लोग समझते थे कि वो अपने शौहर के साथ वहाँ रहती है। उसने उस मातहत को इसलिए शौहर कहना गवारा किया कि उसके जरिए गॉडफादर और डॉक्टर आमना से बआसानी राब्ता होता रहता था और मुराद की खैरियत मालूम होती रहती थी। ये सुनकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा था कि मुराद का तीसरा ऑपरेशन कामयाब रहा है और वो पहले की तरह उठने बैठने और चलने फिरने के काबिल हो जाएगा। फिर पता चला कि मुराद को अस्पताल से फरार नहीं करवाया जाएगा। पुलिस को मौका दिया जाएगा कि उसे जेल ले जाएं। गॉडफादर हाशिम ने वादा किया था कि उसे जेल से फरार करवाया जाएगा। ताबानी ने इस मंसूबे पर एतराज किया। प्लीज उसे जेल न जाने दें, उस पर जुल्म किया जाएगा। वो पहले ही 3 ऑपरेशन से गुजर कर लाखिर हो चुका है। आमना ने कहा, मैं एक डॉक्टर की हैसियत से हर दूसरे तीसरे दिन उसका मुआयना करने जाऊंगी। मुझे उससे मिलने से कोई रोक नहीं सकेगा। ताबानी ने पूछा, अगर उसे जेल से फरार करवाने में नाकामी हुई तो आप में से कोई उसे सजाए मौत से बचा नहीं सकेगा। गॉडफादर हाशिम ने कहा, तुम यकीन रखो, हम उसे फांसी के तख्ते से भी उठा लाएंगे। जब मेरी बाजी ने कहा है कि मुराद को जिंदा रहना चाहिए तो फिर मैं जान की बाजी लगाकर भी उसे जिंदा सलामत तुम्हारे पास पहुंचा दूंगा। ताबानी ने कहा, ये सब मुझे फिल्मी डायलॉग लग रहे हैं। तुम लोग मेरे अंदर की हालत नहीं जानते हो। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरा होने वाला बच्चा मेरी कोख से मुराद को पुकार रहा है। आमना ने कहा, मैं तुम्हारे एहसासात को समझती हूँ। ये ऐसा वक्त है कि तुम्हें सिर्फ जज्बात से नहीं, अक्ल से भी सोचना चाहिए कि जल्दबाजी में मुराद के लिए ज्यादा खतरात पैदा हो सकते हैं। ताबानी बेचैनी से टहलने और सोचने लगा। आमना ने कहा, मैं जा रही हूँ। कल छुट्टी का दिन अपने कॉटेज में गुजारूंगी। परसों जेल में मुराद से मिलने जाऊंगी। वो गॉडफादर हाशिम के साथ चली गई। ताबानी के अंदर लावा पक रहा था। उसके दिमाग में एक ही बात समाई हुई थी कि गॉडफादर हाशिम नाकाम होगा तो उसका मुराद बेमौत मारा जाएगा। वो बड़ी देर तक टहलता रहा, कभी बैठकर सोचता रहा। उसका शौहर बनकर रहने वाले मातहत डैनी ने कहा, यूं परेशान रहने से बात नहीं बनेगी। हमारे गॉडफादर पर भरोसा रखो, वो तुम्हारे मुराद को लेकर आएगा। वो गुस्से से बोला, क्या तुम्हारा गॉडफादर जिंदगी में कभी नाकाम नहीं हुआ है? कामयाबियां हासिल करने वाले बड़े बड़े ज़हीन और दलेर इंसान भी बाज़ औक़ात नाकाम होते रहते हैं। डैनी बोला, तुम यकीन करो, हमारे गॉडफादर बाजी आमना को इतनी अकीदत से चाहते हैं कि उनके हुक्म की तामील करने तक अपनी मौत से भी लड़ते लड़ते मुराद को काल कोठरी से निकाल कर लाएंगे। ताबानी ने सोचती हुई नजरों से डैनी को देखा, फिर कहा, मैं बहुत अपसेट हूँ, छत पर तन्हा टहलना चाहती हूँ, तुम अपने कमरे में जाकर सो जाओ। वो कमरे से निकलकर कॉरिडोर की सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ छत पर आ गया। वहाँ पहुंचकर उसने छत पर आने वाले दरवाजे की चटखनी लगा दी ताकि डैनी वहाँ न आ सके। उसने छत के दरमियानी हिस्से में आकर मोबाइल फोन निकाला, फिर नंबर पंच करने लगा। राब्ता होने पर आवाज सुनाई दी, हेलो, जमुना प्रसाद धावन बोल रहा हूँ। ताबानी ने रॉ के मखसूस कोड वर्ड्स अदा किए, फिर कहा, सर मैं हूँ शंकर दास। पूरी रॉ तंजीम में सिर्फ आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की हैसियत से ये राज जानते हैं कि मैं मर्द नहीं हूँ। आपने मुझे राजस्थान के ट्रेनिंग कैंप में भेजा था। दूसरी तरफ से कहा गया, ओ शंकर दास, तुम कहाँ हो? वो बोला, मैं लाहौर से बोल रहा हूँ। अफसर बोला, तुम्हें पाकिस्तान में रॉ के जोनल अफसर से राब्ता करना चाहिए। ताबानी ने कहा, सर बात कुछ ऐसी है कि सिर्फ आप जैसे राजदार से कह सकता हूँ। अफसर बोला, ये अब तक मर्दों की तरह बोलने वाली आदत नहीं गई। मैंने सुना था कि तुम और मुराद गिरफ्तार हो गए हो। ताबानी बोला, दुरुस्त सुना था, मैं कैद से फरार हो गया हूँ, मुराद जेल में है।
मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाला हूँ। अफसर ने कहा, भगवान के लिए अब तो औरतों की तरह बोलो, तुम माँ बनने वाली हो। ताबानी बोला, सॉरी सर, मैं मरते दम तक सिर्फ मुराद के लिए औरत और सारी दुनिया के लिए मर्द बनकर रहूंगा। एक अंडरवर्ल्ड के गॉडफादर ने वादा किया है कि वो मेरे मुराद को जेल से निकाल लाएगा। उस गॉडफादर का नाम हाशिम है। मैं उसी की मदद से फरार हुआ था, लेकिन मुराद के अतराफ सख्त पहरा लगा है। मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि उसे जेल से रिहा करवाया जा सकेगा। अफसर ने कहा, शंकर, तुम जिस गॉडफादर हाशिम का जिक्र कर रहे हो वो हमारा दुश्मन है। वो हमारे कई अहम एजेंट्स को कत्ल कर चुका है। अगर उसने फरार होने में तुम्हारी मदद की है तो उसके पीछे उसका कोई बड़ा मकसद होगा। ताबानी बोला, लेकिन सर, आप लेडी सर्जन आमना को जानते होंगे, वो एक सच्ची और खरी खातून है। अफसर ने कहा, अफसोस, तुम उस सच्ची और खरी औरत का दूसरा रूप नहीं जानते हो। उसने अपने बेटे के जरिए लंदन में गॉडफादर कालिया को अपाहिज बना दिया है। कालिया हमारी तंजीम के लिए काम करता था। ताबानी बोला, ओ गॉड, इतनी बड़ी बात मैं नहीं जानता था। ये आमना एक तरफ मेरी सरपरस्ती कर रही है और दूसरी तरफ से पुश्त में खंजर घोंप रही है। मैं मुराद की रिहाई के सिलसिले में उस औरत पर भरोसा करके गलती कर रहा हूँ। अफसर ने कहा, तुम्हारी और तुम्हारे बच्चे की सलामती इसी में है कि फौरन वहाँ से निकलो। मैं तुम्हारे बॉर्डर पार करवाने का बंदोबस्त करता हूँ। ताबानी बोला, मैंने इसीलिए बराह रास्त आपसे राब्ता किया है। आप मेरी बातें नोट करें। छांगामांगा से 10 किलोमीटर पहले जुनूब मगरिब की तरफ एक सरसब्ज शादाब जंगल है, जहां अमीर कबीर अफराद के कॉटेज बने हुए हैं। वहां एक हल्के सब्ज रंग का कॉटेज है। मैं वहां रहूंगा। उस कॉटेज से 100 गज के फासले पर एक खुला मैदान है। वहां आसानी से हेलीकॉप्टर उतारा जा सकता है। क्या आप कल दोपहर या शाम तक मेरे लिए हेलीकॉप्टर भेज सकते हैं? अफसर ने कहा, जरूर भेज सकता हूँ। रॉ के दूसरे अफसरान तुम्हारी गैर मामूली सलाहियतों से बहुत खुश हैं और मैंने तो तुम्हें तरबेती कैंप में तराश कर हीरा बनाया है। कल ठीक 5 बजे शाम को तुम्हारी बताई हुई जगह पर एक हेलीकॉप्टर पहुंच जाएगा। पायलट के पास तुम्हारी एक तस्वीर होगी। उसके बावजूद तुम उसे कोड वर्ड सुनाओगी। वो बोला, नो सर, सुनाऊंगी नहीं, सुनाऊंगा। अफसर ने कहा, अच्छा बाबा, सुनाओगे। फोन का राब्ता खत्म हो गया। ताबानी छत की मुंडेर से टेक लगाए सोचने लगा, मंसूबे बनाने लगा कि उसे दूसरे दिन क्या करना चाहिए। जमशेद अक्सर छुप छुप कर डॉक्टर आमना की निगरानी करता था। उसे यकीन था कि उसी ने ताबानी को अस्पताल से फरार करवाने के बाद कहीं छुपाया है। उसका ख्याल था कि ताबानी कोई खतरा मोल लेने के लिए लाहौर वापस नहीं आएगा, इसलिए वो बड़े दिनों के बाद 10 बजे आमना के कॉटेज में पहुंचा। उसे उम्मीद थी कि अचानक वहां पहुंचेगा तो ताबानी को उसी कॉटेज से गिरफ्तार कर सकेगा। उसने कॉटेज से बहुत दूर अपनी मोटरसाइकिल रोक दी। एक दरख्त की आड़ से देखने लगा। कॉटेज का दरवाजा खुला हुआ था। आमना बरामदे में इजी चेयर पर बैठी चाय पी रही थी। इस दौरान में कमरे के खुले दरवाजे की तरफ देखते हुए किसी से कुछ कहा गया। दूर से समझ में नहीं आया कि वो किसी से क्या कह रही है, लेकिन ये अच्छी तरह समझ में आ गया कि कमरे के अंदर कोई है जिसने उससे गुफ्तगू की है। वो दरख्तों की आड़ लेकर छुपता हुआ एक लंबा चक्कर काटकर उस कॉटेज के पीछे आया। वहाँ कोई नहीं था। उसने कॉटेज के पिछले दरवाजे की कुंडी बाहर से लगा दी ताकि ताबानी हो तो पिछले दरवाजे को खोलकर फरार न हो सके। फिर वो इत्मीनान से चलता हुआ हाथ में रिवॉल्वर लिए कॉटेज के सामने आया। आमना ने चौंक कर उसे देखा, फिर हैरानी से पूछा, तुम कॉटेज के पीछे से पैदल आ रहे हो? क्या गाड़ी नहीं है? जमशेद ने कहा, है। उसे मैंने बहुत दूर छोड़ दिया है। यहाँ तक पैदल आकर पहले इसी कॉटेज के पिछले दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया है। आमना बोली, ओ अब समझी। तुम अब तक यही समझ रहे हो कि मैंने ताबानी को यहाँ छुपा रखा है। जमशेद बोला, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि वो अंदर है। अभी आप चाय पीते हुए उससे बातें कर रही थी। आमना ने मुस्कुराकर कहा, पहली बार तुम यहाँ आए थे तो मैंने कहा था तुम एक दिन बहुत बड़े सुरागसां बनोगे। तुम्हारे अंदर काम की लगन है, बहुत मेहनती हो, इसके बावजूद गलत समत में चल पड़ते हो। जमशेद ने कहा, प्लीज आप बातें न करें, उसे बाहर बुलाएं और ये ताकीद कर दें कि हाथ में कोई हथियार न हो। अपने दोनों हाथ गर्दन के पीछे रख कर आए। आमना ने कमरे की तरफ रुख करके कहा, भाई अगर सुन रही हो तो ये बच्चा जैसा कह रहा है इसी तरह चली आओ। जमशेद ने देखा, खुले हुए दरवाजे पर एक मासूम सी नौजवान लड़की दोनों हाथ गर्दन पर रख कर बरामदे में आई। मेरी सौकन की बेटी है, अपनी माँ की गुमराही से नफरत करती है, इसलिए मेरे पास रहती है। सगी बेटी की तरह खिदमत करती है, मुझे सगी माँ कहकर मेरी हिदायत पर अमल भी करती है। फिर उसने आबदा से कहा, आबी हाथ नीचे कर लो और जमशेद तुम्हें इजाजत है, अंदर जाकर सर्च वारंट के बगैर तलाशी ले सकते हो। वो हाथ में रिवॉल्वर लिए बरामदे में आया। आबी सहम कर आमना के पास आ गई। वो मोहतात अंदाज में चलता हुआ कॉटेज के अंदर चला गया। आबी ने पूछा, अम्मी ये कौन है? आमना बोली, नया नया जासूस है, बहुत मेहनती है,
अपनी धुन का पक्का है। तजुर्बात इसे बहुत कुछ सिखा देंगे। जमशेद ने थोड़ी देर के बाद बरामदे में आकर कहा, सॉरी, मैंने आज आपको डिस्टर्ब किया है। वो बोली, नहीं बेटे, पहली बार तुम चाय पिए बगैर चले गए थे, आज चाय पी कर जाना। बेटी जरा चाय बना कर ले आओ। आबी कॉटेज के अंदर चली गई। जमशेद ने कहा, मैं आपके इस तरीक़ाकार से इनकार नहीं करूंगा कि जख्मी मुजरिमों को भी मरहम पट्टी होनी चाहिए, उन्हें पूरी तरह मेडिकल एड पहुंचनी चाहिए, लेकिन जो जराइम की राह पर निकल चुके हों उन्हें आप अपनी मोहब्बत और मसीहाई से राह रास्त पर नहीं ला सकेंगी। वो बोली, तुम किसी हद तक दुरुस्त कह रहे हो। मैं चंद मुजरिमों को सीधे रास्ते पर ला चुकी हूँ और चंद ऐसे मजबूर हैं जो जराइम की दुनिया से वापस आएंगे तो उनकी अपनी माफिया या गैंग वाले उन्हें मार डालेंगे ताकि बाकी मुजरिमों की फहरिस्त और उनके गैंग के राज कानून के मुहाफिजों तक न पहुंच सके। कुछ मुजरिम रहे हैं जिनकी जानें मैंने बचाई तो उन्होंने कसम खाई कि आइंदा कभी किसी की जान नहीं लेंगे। मुख्तसर ये कि मैंने अपने आमाल से मुजरिमों को पूरा न सही आधा इंसान जरूर बनाया है। इसके बरक्स आधे मुजरिमों को जेल भेजा जाए तो वो पूरे और पक्के मुजरिम बनकर जेल से बाहर आते हैं। आबी चाय लेकर आई। उसने चाय का एक घूंट पीकर कहा, मैं मानता हूँ जेलों में सुधारा नहीं जा सकता, बिगाड़ा जाता है। हालांकि जेलों में मस्जिदें और दीनी तालीमात किए मदारिस होते हैं, हुनरमंद कैदियों से उनके हुनर के मुताबिक काम लिया जाता है, फिर भी जेल की यूनिवर्सिटी से मुजरिम बड़ी तादाद में बाहर आते हैं। वो चाय पीता रहा और बातें करता रहा, फिर वहाँ से चला गया। उसने जब भी ताबानी का ताकुब किया सही समत में किया। ये उसकी बदकिस्मती थी और ताबानी की खुश नसीबी कि वो हमेशा उसकी गिरफ्त में आने से बचा रहता। अगर उस वक्त भी वो चाय पीकर कॉटेज से न जाता या चंद घंटों के बाद कॉटेज आता तो ताबानी जरूर उसकी गिरफ्त में आ जाता। ताबानी वहाँ शाम को 4:30 बजे पहुँचा। आमना ने उसे देखकर पूछा, तुम अकेले आए हो? ये गाड़ी किसकी है? ताबानी ने कहा, पता नहीं किसकी मौत आई थी, मैंने उसे गोली मारकर ये गाड़ी छीन ली। आमना ने बेयकीनी से पूछा, ये तुम क्या कह रहे हो? डैनी कहाँ है? वो बोला, वो मुझे यहाँ आने से रोक रहा था, मैंने उसे खत्म कर दिया। वो बोलता हुआ कॉटेज में आया। आमना उसके पीछे आते हुए बोली, ताबानी, अगर सच कह रहे हो तो फिर एबनॉर्मल हो। तुमने अपने होने वाले बच्चे की कसम खाकर कहा था कि आइंदा कभी मुजरिमाना हरकत नहीं करोगे। उसने आमना की बात का जवाब न दिया। आबी को देखकर पूछा, ये लड़की कौन है? वो बोली, ये मेरी बेटी है। ताबानी बोला, मेरी मालूमात के मुताबिक तुम्हारा एक ही बेटा है। आमना ने कहा, ये मेरी सौकन की बेटी है, लेकिन मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे अंदाज और तेवर बदल गए हैं। बात क्या है? वो बोला, मेरी तो एक ही बात है, मैं अपने मुराद की रिहाई और सलामती चाहता हूँ। आमना ने कहा, अल्लाह ने चाहा तो वो रिहाई हासिल करेगा। ताबानी बोला, तुम्हारा अल्लाह नहीं चाहेगा, मेरा भगवान नहीं चाहेगा, सिर्फ मैं चाहूंगा तो उसे रिहाई और नई जिंदगी मिलेगी। उसने रिवॉल्वर निकाल कर कहा, ए तुम कमरे में जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। आमना ने कहा, आबी जाओ बेटी, इसकी बात मान लो। आबी कमरे के अंदर गई। ताबानी ने दरवाजा बंद करके कुंडी लगा दी। फिर आमना से कहा, तुम्हारा गॉडफादर भाई तुम्हारी खातिर जान भी दे सकता है। अगर मैं तुम्हें अगवा करके ले जाऊं और ये कहूं कि बहन को जिंदा सलामत वापस चाहते हो तो मुराद को रिहाई दिलाकर मेरे हवाले करो, तो वो पूरी जेल में आग लगाकर मेरे मुराद को ले आएगा। आमना बोली, तुम ऐसी बेजा हरकत नहीं करोगे तब भी वो मुराद को ले आएगा। मेरी एक मामूली सी बात मेरे भाई के लिए हुक्म का दर्जा रखती है। ताबानी बोला, मैं भी यही समझता था, लेकिन कल रात पता चला कि तुम्हारा भाई उस शमशीर सिंह कालिया का बदतरीन दुश्मन है जो हमारी रॉ तंजीम के काम आता रहता है, और तुम इतनी सीधी सादी भोली भाली बनने वाली अंदर से मक्कार हो। तुमने कालिया को अपाहिज बनाने के लिए अपने बेटे को लंदन भेजा है। उसी वक्त दूर से एक हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई थी। आमना ने कहा, मेरा बेटा फरमान लंदन में नहीं पाकिस्तान में है और अभी यहाँ आने वाला है। वो बचपन में मुझसे बिछड़ गया था। आज पहली बार हम माँ बेटे एक दूसरे को करीब से देखकर एक दूसरे के दिलों की धड़कनों से लगेंगे। ताबानी बोला, तुम्हारी ये हसरत दिल में ही रह जाएगी। अभी मेरे साथ यहाँ से चलो और चलने से पहले जो कहता हूँ उसे एक कागज पर लिखो। आमना बोली, क्या मुझसे जबरदस्ती करोगे? उसने दरवाजा खोलकर आबी को खींचकर बाहर निकालते हुए कहा, अगर बातों में वक्त जाया करोगी तो मैं उसे गोली मार दूंगा। आमना ने मजबूर होकर मेज के पास आकर कागज कलम निकाला। ताबानी ने कहा, लिखो, भाई हाशिम और बेटे फरमान, ताबानी मुझे यरगमाल के तौर पर भारत ले जा रहा है और कह रहा है कि मुराद को जिंदा सलामत भारत लेकर आओगे तो वहाँ मुझे जिंदा सलामत पाओगे। अगर मुराद को सजाए मौत हो गई तो मैं भी तुम्हें जिंदा नहीं मिलूंगी। फकत तुम्हारी बहन, तुम्हारी माँ आमना।
आमना ने उसके कहने के मुताबिक वो तहरीर लिख दी। ताबानी ने उस कागज पर एक पेपर वेट रखा, फिर आबी की गर्दन पकड़कर उसे निशाने पर रखते हुए कहा, मेरे साथ चलती रहोगी तो तुम्हारी जान सलामत रखने की खातिर डॉक्टर आमना भी साथ चलेगी। वो आबी को गन पॉइंट पर रखकर कॉटेज से बाहर आया। चंद दरख्तों के पीछे खुले मैदान में एक हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ था। आमना मजबूर हो गई थी, आबी को बचाने के लिए उसके साथ जा रही थी। ताबानी ने हेलीकॉप्टर के करीब पहुंचते हुए कोड वर्ड्स अदा किए। पायलट ने उसे चेहरे से पहचान लिया। ऐसे वक्त मैं एक रेंटेड कार ड्राइव करता हुआ कॉटेज के सामने आया। वहाँ ताबानी की लाई हुई गाड़ी खड़ी हुई थी। कॉटेज का दरवाजा खुला हुआ था। मैंने अम्मी से पहली बार मिलने की खुशी में कार से निकलते हुए आवाज दी, अम्मी अम्मी। उसके साथ ही हेलीकॉप्टर के गर्दिश करते हुए पंखों की आवाज सुनाई दी। मैंने चौंक कर घूमते हुए देखा। चंद दरख्तों के पीछे एक हेलीकॉप्टर दिखाई दिया। फिर आबी नजर आई। ताबानी ने उसकी गर्दन से रिवॉल्वर लगा रखा था। मैंने यकलख्त उधर दौड़ते हुए देखा तो अम्मी नजर आई। वो हेलीकॉप्टर में सवार होकर एक सीट पर बैठने जा रही थी। मैंने अक्सर उन्हें दूर दूर से छुप कर देखा। इस बार देखते ही पूरी कुव्वत से चीख कर आवाज दी, अम्मी, ए तुम कौन हो? मेरी अम्मी और बहन को कहाँ ले जा रहे हो? तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।